नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि आपको कैसे फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और आपको कैसे अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मजबूत बनाना चाहिए। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप की हर महीने सैलरी आती है, अगर ये मैं बात कर रहा हूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए। तो जैसे कि आप नौकरी करते हैं और आपकी हर महीने जैसे इनकम आती है, तो जिनकी हर महीने इनकम आती है उन्हें अपनी कैसे सेविंग करनी चाहिए और उन्हें अपनी कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, तो इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपकी हर महीने जो भी इनकम आती है, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना चाहिए वो अपना रखना चाहिए टैक्स प्लानिंग। क्योंकि आपकी जो इनकम आती है वो आपने कैसे टैक्स प्लानिंग कर रखी है, आपने कैसे टैक्स प्लानिंग कर रखी है, उसके बेसिस पे डिडक्शन होकर आपके हाथ में टेक होम इनकम आती है। तो आपको जो सबसे पहला जो देखने वाली चीज़ है वो टैक्स की प्लानिंग की चीज़ है। तो अगर आपकी जो इनकम है वो आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको टैक्स फैसिलिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सुविधाएं दे रखी हैं। तो जिसमें कि सबसे पहले जैसे अगर हम चीज़ों को लें तो HRA आता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो HRA को आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आप जो रेंट दे रहे हैं वो आप HRA में उसका रेंट अमाउंट दिखा के डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको HRA ज़रूर डिक्लेयर करना चाहिए। और अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो आप होम लोन को ज़रूर डिक्लेयर करिए। तो होम लोन में जैसे कि आपको इसमें 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट बेनिफिट मिल सकता है। तो आप होम लोन का बेनिफिट ज़रूर अपने टैक्स में लीजिए, तो इससे आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो आपको होम लोन और HRA दोनों का बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो नेशनल पेंशन सिस्टम एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि रिटायरमेंट का बेनिफिट लेने के लिए। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में आपको अपने एम्प्लॉयर के लिए आप डिक्लेरेशन ज़रूर करिए, जिसमें कि वो बेसिक सैलरी का 10% डिडक्ट करके आपको आपके NPS अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। और ये जो 10% है ये आपको पूरी की पूरी 10% ऑफ बेसिक हर महीने आपको अपने इनकम में टैक्स बेनिफिट दिलाएगा। तो इसके अलावा NPS में आप 50,000 पर ईयर, 50,000 रुपीज़ पर ईयर का आप एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। तो 50,000 रुपीज़ आपको NPS में एडिशनली डिपॉजिट करना चाहिए, तो जिसमें कि आप एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। तो 50,000 का आप ज़रूर प्लानिंग करें कि 10% ऑफ डिडक्शन फ्रॉम बेसिक सैलरी should be deposited in NPS account, and apart from that you should plan to deposit additional 50,000 per year in NPS account। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपका जैसे LTA, सो लीव ट्रैवल अलाउंस, आप वो भी प्लान कर सकते हैं LTA। अगर आपका कहीं पे ईयरली अगर आपका कहीं पे घूमने का प्लान है तो आप ज़रूर LTA डिक्लेयर करिए। और आप अपने जो टिकट है, टिकट के प्राइसेस उसमें LTA का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसे आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा एक जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो सुपर एन्युएशन प्लान आता है। तो कई कंपनियां सुपर एन्युएशन बेनिफिट देती हैं, जिसमें कि आप बेसिक का कुछ परसेंटेज आप यू कैन प्लान टू डिपॉजिट इन सुपर एन्युएशन फंड। तो सुपर एन्युएशन फंड में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो वो भी आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाती है। तो आपको इसका भी बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर ये सब बेनिफिट लेके आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट होता है। तो प्रोविडेंट फंड में कंपनी जो डिपॉजिट करती है तो कंपनी आपको एडिशनल बेनिफिट देती है कि आपको ऑप्शन देती है कि आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट ऑप्शन लेना चाहते हैं या नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये ऑप्शन ज़रूर लेना चाहिए और आपको अपनी सहूलियत के अनुसार आप जितना इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं आपको वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में ज़रूर कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए जो कि आपकी कैपेसिटी है। तो एक बार आपने वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन और NPS और ये सारी स्कीम, इसके अलावा अगर आपको कोई एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान मिलता है आप वो भी स्कीम ज़रूर लीजिए। तो अगर आप ये सारे स्कीम्स लेते हैं तो आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो डिडक्शन होता है सैलरी आने से पहले ही, तो आपके ये जो अमाउंट हैं ये ऑलरेडी डिपॉजिट हो जाते हैं और जिसमें स्लोली ग्रोथ आती रहती है और आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट इसमें मिलता रहेगा।
तो जिससे कि आपका जो कॉर्पस है वो ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाएगा। अभी आपके हाथ में जो सैलरी आई, आपने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो बिना 1 रुपये भी इन्वेस्ट किए आपने इतनी सारी स्कीम्स में ऑलरेडी पैसा डिपॉजिट कर दिया है। तो ये सारी प्लानिंग आपको सॉरी, ये सारी प्लानिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आपको सभी वो टैक्स बेनिफिट ज़रूर लेने चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो और जिसमें आप कुछ ना तो कुछ इंटरेस्ट कमाएं, तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। उसके अलावा जब आपके हाथ में सैलरी आई तो आपको हर महीने की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए कि आप हर महीने कितना अमाउंट आप कंफर्टेबल हैं डिपॉजिट करने के लिए, तो वो प्लानिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो उसमें डिपॉजिट के लिए आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस अपने सारे ख़त्म करने चाहिए। और अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो भी आते हैं तो सॉरी, तो एक बार इनकम आपके हाथ में आई और इनकम आने के बाद जो आपका आउटगोइंग है, आउटगोइंग शुड बी मिनिमल और इट शुड बी ओनली मैंडेटरी एक्सपेंसेस जो कि आपको रिक्वायर्ड है अपने सैलरी में से खर्च करने के लिए। आपको केवल वही एक्सपेंसेस करने चाहिए जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। और आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शुरुआती दिनों में जैसे ही आपकी इनकम होती है तो वो ज़रूर आपको डिपॉजिट करने चाहिए। तो डिपॉजिट करने में मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले इमरजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड की प्लानिंग आपको हर महीने की सैलरी से कंटिन्यूसली आप सिप के द्वारा आप कर सकते हैं। आप कोई रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खोल सकते हैं किसी बैंक अकाउंट में। तो रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू सपोज आप अपनी सैलरी का 5% या 10% पर मंथ आप रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हुए आप इमरजेंसी कॉर्पस ज़रूर बनाइए। उसके अलावा आपको मेडिकल प्लान अपना ज़रूर लेना चाहिए, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। एंड फिर आता है लाइफ इंश्योरेंस प्लान। आपको मेडिकल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में यू शुड चूज सम टर्म प्लान एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्लान आप किसी अच्छी कंपनी का जिसका अच्छा हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज हो तो वो आपको ज़रूर अपने प्लान में शामिल करना चाहिए। तो इन सब को करने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन देखना है वो आपने इमरजेंसी प्लानिंग कर ली तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन देखना होता है वो ग्रोथ का ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए। आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपने जैसे NPS ऑलरेडी चूज़ कर रखा है तो यू कैन चूज़ अनदर टूल पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप मार्केट के लिए एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर म्यूचुअल फंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में आप ज़रूर पढ़िए और उन्हें समझिए और म्यूचुअल फंड में आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा आप जो है डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप को ज़रूर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए और उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन और आपको नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए। और आप जो है मेरा वीडियो खजाना शेयर भी देख सकते हैं। तो खजाना शेयर में मैं हर एक वीडियो में आपके लिए एक शेयर लेके आता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बेहतरीन कंपनियाँ होती हैं और जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो आपको अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर ओपन करना चाहिए। डीमैट अकाउंट के जरिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर करना चाहिए लंबे समय में पैसा बनाने के लिए और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। तो डीमैट अकाउंट एंड यू शुड ऑल्सो ओपन अ ब्रोकिंग अकाउंट फॉर परचेजिंग शेयर्स एंड एक्यूमुलेटिंग शेयर्स। तो शेयर्स आप ज़रूर परचेज करिए और उसके बारे में नॉलेज लीजिए। और तो इस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ देना चाहिए और हम इसके बारे में डिटेल में बात करते रहेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में। और फ़िलहाल आज के लिए इतना ही और फिर तब तक के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए और धन्यवाद।